नमस्कार दोस्तों, सत्य ही कहूँगा सत्य ही दिखाऊंगा टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र मुंबई मालाड विधानसभा मालवनी क्षेत्र में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा श्रीमान असलम शेख जो मालाड विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं, उनके कार्यालय के ठीक सामने मंच लगाकर उनके ऊपर कई प्रश्न खड़े किए गए। याकूब मेमन को पत्र देने के उनका चुनाव में 2 नाम आने का कार्यक्रम में अमित साटप जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, योगेश वर्मा जी, योगेश सागर जी, पूर्व सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी, अन्य नेता हुए शामिल। जी भारत माता को पुष्प लेख को कहने शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे कहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम का टोला मेरा। मातेच्या सेवेसाठी आणि सन्मानासाठी मी हा संकल्प करतो की मी माझ्या दैनंदिन जीवनात जास्तीत जास्त भारतीय उत्पादने वापरेन आणि आयात केलेल्या वस्तूऐवजी स्वदेशी पर्यायांचा अवलंब करेन। मी घरी, कामावर आणि समाजात भारतीय उत्पादनांना प्राधान्य देईन आणि गावे, शेतकरी आणि कारागिरांना पाठिंबा देऊन स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देईन। मी तरुणांना आणि मुलांना स्वदेशी स्वीकारण्यास प्रेरित करेन आणि नवीन पिढीला त्याचे महत्त्व पटवून देईन। मी कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात भारतीय भाषांचा वापर करेन। मी पर्यावरणाबाबत जागरूक राहीन आणि स्वदेशी व निसर्गपूरक उत्पादने वापरेन आणि देशातील पर्यटन स्थळांना प्राधान्य देईन। भारत माता की जय। वंदे वंदे। मंचावरती उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आमचे सहकारी मित्र विधायक चारकोप विधानसभा क्षेत्राचे योगेश सागर जी, भाई गिरकर जी, या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक विनोद शेलार जी, आयुष सिंह जी, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तजिंदर शिवाना जी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष दीपक तावडे जी, योगेश वर्मा जी, निखिल व्यास जी आणि आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक, आपल्या सर्वांचे गोपाल शेट्टी जी आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित तमाम नागरिक बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला संबोधित करताना तुम्हाला कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो असं म्हणू शकलो असतो, परंतु आज वंदे मातरम या राष्ट्रगानाला 150 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये, प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये, शासनाच्या स्तरावरती वंदे मातरम या राष्ट्रगानाची 150 वर्ष पूर्ण होण्याचा समारोह आपण सर्वांनी या ठिकाणी साजरा करावा अशा प्रकारचा निर्णय केला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीतर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये आपण कार्यकर्ते नाही, परंतु या हिंदुस्थानचे, अखंड हिंदुस्थानचे नागरिक म्हणून या ठिकाणी आपण उपस्थित आहोत। आणि जे वंदे मातरम गीत 1875 साली लिहिलं गेलं आणि 1896 साली पहिल्यांदा काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये हे गीत सन्माननीय रवींद्रनाथ टागोरजी यांनी त्याचं गायन केलं होतं मल्हार रागामध्ये आणि त्याच्यानंतरच्या प्रत्येक काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण वंदे मातरम गायन व्हायचं आणि 1938 साली पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्याच्यावरती बंदी टाकली आणि त्यांनी असा निर्णय पारित केला
की संपूर्ण वंदे मातरमाच्या गायनाच्या ऐवजी वंदे मातरमची पहिली फक्त काही पंक्ती त्या ठिकाणी म्हणावी आणि ती सुद्धा ज्याला नाही म्हणायचंय त्यांनी नाही म्हटली तरी चालतील, त्याच्यावरती कोणतंही कंपल्शन नाही किंवा कोणतीही अनिवार्यता नाही. आणि तेव्हापासून या काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणापोटी वंदे मातरमच्या भोवती एक संशयाचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम हे काँग्रेसनी केलं होतं. आणि आज याच्यामुळे काही पाकिस्तानची अवलाद जी या मुंबई शहरामध्ये राहते ते उघडपणे सांगतात की आम्ही वंदे मातरम बोलणार नाही, आम्ही वंदे मातरमचं गायन करणार नाही, आम्ही वंदे मातरमचं कथन करणार नाही. त्यांना या मंचाच्या द्वारे आम्ही सांगू इच्छितो, संदेश देऊ इच्छितो कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा. भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून यांचे स्मृतीमध्ये वंदे मातरमच्या गानच्या आपण 150 वर्षानंतर पण इथे आज मोठा उत्सव म्हणून साजरा करत आहे. असे सर्व स्वतंत्र सेनान्यांना वंदन करून श्री बंडोपंत चट्टोपाध्याय ज्यांना गाणं लिहिला होता त्याने वंदन करून इथे हा कार्यक्रमचे उपस्थित पूर्व खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी, मनीषा चौधरी जी, योगेश सागर जी, कार्यक्रमाचे आयोजक विनोद सैलार जी, बाला तावड़े जी, भाई गिरकर जी, आर्यू सिंह जी, ब्रिजेश सिंह जी, निखिल व्यास जी, सर्वांचे नाम घेतलं पाहिजे. सर्व नगरसेवक, कार्यकर्ता, बंधू भगिनी जे आले नाही तिथे आपले नेते ज्यांचे मार्गदर्शनमध्ये आपण सर्व कार्यक्रम करत आहे असे मुंबईचे अध्यक्ष माननीय श्री अमित साटम जी. कार्यक्रम 2 घंटे से ज्यादा समय तक चल रहा है और जो कार्यक्रम के अंदर कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ 2 घंटे के बाद भी अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जब तक आप हैं, आपकी ताकत है, तब तक मालन मलवनी से हिंदुओं को कोई भगा नहीं सकता, वंदे मातरम के नारे को कोई मिटा नहीं सकता. अभी विनोद जी ने कहा मालवनी 7 नंबर में एक घटना हुई. घटना ऐसी थी कि अपने समाज की जो अनुसूचित समाज की 5 बहनें वहां रहती थी, उनके घर थे. अब वहां उस गली के अंदर नमाज पढ़ना ठीक है भाई, आप नमाज पढ़ो, सबका अपना अपना धर्म है, पर नमाज पढ़ते समय बाकी सबके दरवाजे बंद कर देना और इतना धीमे धीमे वहां लोगों को तंग किया कि जो कभी हिंदुओं की गली थी वो धीमे धीमे केवल ये 5 बहनें रह गई, बाकी सबको छोड़ के जाना पड़ा. पहले मुझे वहां पर आने का मौका मिला जब मैं बॉम्बे का अध्यक्ष था और उन 5 बहनों ने मुझे पता नहीं कहां से नंबर निकाल के मुझे फोन किया कि ये सब चले गए पर हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको घर छोड़ के जाएंगे तो चलेगा पर हमारा धर्म की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर डटे रहें. और तब मैं यहाँ पर पहली बार आया था. उसके बाद में यहाँ पर एक छेड़ा कॉम्प्लेक्स है, छेड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है. छेड़ा कॉम्प्लेक्स भी नाम उसका छेड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर सारे के सारे हिंदू भाई बहन रहते थे. 98% हिंदू भाई बहन वहां पर रहते थे. धीमे धीमे उसका जो बाहर का ओपन एरिया था, उस ओपन एरिया के अंदर किसी ने आकर पहले तो शादी के प्रोग्राम शुरू किए, फिर वो निकाह के प्रोग्राम धीमे धीमे वहां पर बदल गया और वहां पर एक बड़ी मस्जिद खड़ी हो गई. और मस्जिद खड़े होकर रुका नहीं, बाद में धीमे धीमे एक एक करके पहला जो घर लिया वो उस समय वहां पर 12 लाख की कॉस्ट चलती थी. 12 लाख का घर उन्होंने 15 लाख देके एक आदमी अंदर घुसा. और वो एक आदमी ने जो उनकी नॉर्मल पैटर्न है, पहले 12 लाख का 15 लाख देना, फिर 14 लाख देना, फिर 10 लाख देना, और बाद में जो बच्चे हैं उनको डर को परेशान होकर उनको 7-8 लाख रुपए में घर छोड़ के जाना पड़ा. वो छेड़ा नगर जहाँ में 98% हिंदू रहते थे, वो 90% लोगों को भागना पड़ा, केवल 8% हिंदू बचे, वो भी अपनी हिम्मत पे बचे. उन्होंने जब एक बार बुलाया तो वापस यहाँ पर आना पड़ा. मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस वंदे मातरम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो वंदे मातरम का मंत्र भी ऐसा ही त्याग का मंत्र था. अंग्रेज उस समय लाठी चलाते थे, गोली चलाते थे, और देशभक्त अपने, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, वो हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे जाता था. वंदे मातरम.
और गिरने के पहले झंडा बाजू के हाथ में लेके जाता था, झंडे को जमीन पे गिरने नहीं देता। ये जो वंदे मातरम के मंत्र में ताकत थी, 150 साल पुराना वंदे मातरम आज भी जीवंत है। आज सुबह किसी ने, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो, दिल्ली से किसी ने सुना क्या प्रधानमंत्री जी का भाषण आज का? जिन्होंने नहीं सुना है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज घर पे जाके वो भाषण को वापस सुने। प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम का नारा 150 साल पहले बना था। अपन 2026 में 150 साल कम किए तो कितने बचा? कितने साल रह गए? 1876 में बना हुआ वंदे मातरम का नारा 1930 में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली में बताया कि 1930 में जाकर इस वंदे मातरम के नारे के टुकड़े कर दिए गए। पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता था, फिर एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने बोला कि नहीं, ये वंदे मातरम मेरे को मंजूर नहीं है, वंदे मातरम में जो बाकी के 2 टुकड़े हैं वो मेरे को मंजूर नहीं है, इसलिए वंदे मातरम को टुकड़ा करके उन्होंने आधा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया वो टुकड़े जो उस समय 1930 में किए गए थे, आज वापस वही गैंग भारत में टुकड़े करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। और उस समय 1930 में किए हुए टुकड़े को 1950 में जब एक सरदार पटेल जी वापस भारत में आए, उन्होंने वापस उस टुकड़े को वापस पूरा किया और ये घोषणा की कि भारत के अंदर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिलेगा और पूरा वंदे मातरम वापस किया जाएगा। 1950 के बाद में 2026 76 साल हो गए। 76 साल में एक वापस सरदार पटेल भारत में आया है जिसने ललकारा है किसी की मां का दम तो वंदे मातरम को गाने से रोक सके। और वंदे मातरम आज वापस पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र के रक्षा के नाते, पूरे भारत के अंदर एक जनतंत्र की रक्षा के नाते गाया जाता है। हजारों हिंदू लोगों के लिए मंत्र बन गया है। मैंने हिंदू लोग जानबूझ के इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहले आजादी के पहले वंदे मातरम को गाने में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का भेद नहीं था, सिर्फ धर्म के लोग गाते थे। पर अब जो ये नव बौद्ध नव मूल्य पैदा हुए हैं, ये कहते हैं कि नहीं, हमको वंदे मातरम के गाने पर रोक है। वंदे मातरम को गाने पर यदि रोक है तो भारत में तो वंदे मातरम के गाने पर रोक लगा है, ऐसे किसी माँ का दूध किसी ने पिया नहीं है। भारत में जिसको रहना होगा उसको वंदे मातरम कहना होगा। फिर भी तुम्हारे को बहुत दुख होता है वंदे मातरम गाने के अंदर, तो पड़ोस के अंदर 500 किलोमीटर पे पाकिस्तान है, वहां चले जाओ। भारत में रहोगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भारत में रहना होगा, अरे भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ पर एक बैनर लगाने के लिए सुबह मुंबा देवी में एक मीटिंग हुई थी। यहाँ पर क्यों प्रोग्राम किया विनोद जी ने, आप सब लोगों ने मिलकर, सारे हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। भाई अबू आदमी ने वंदे मातरम का विरोध किया तो उसके घर के बाहर प्रोग्राम किया, ठीक है, मंजूर है। रईस शेख ने विरोध किया भिवंडी के अंदर, उसके घर पे देशी के दीवाने, हिंदुत्व के दीवाने निकल पड़े, उन्होंने वंदे मातरम गाया, ठीक है। यहाँ पर क्या कारण है भाई? तो यहाँ के 2 कारण है। एक तो ये कारण है, आज जब सारा देश वंदे मातरम गा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का एक भी कार्यक्रम, किसी एक कार्यकर्ता ने आके वंदे मातरम नहीं गाया। और केवल यही नहीं, कांग्रेस के साथ में जो लोग दोस्ती करके बैठे हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए देवेंद्र फडणवीस को धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी अचराई, उद्धव ठाकरे का कोई भी कार्यकर्ता शिवसेना का नाम लेता है, पर आज एक भी शिवसैनिक उनका कोई वंदे मातरम गाने के लिए बाहर नहीं आया। इसके लिए भाजपा के लोगों को बाहर आना पड़ा। और यहाँ पर क्यों कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पर एक आमदार साहब का घर है, तो आमदार साहब की क्या खासियत है? बाकी खासियत अभी अमित जी आएंगे तब आपको बताएंगे, पर आपको एक खासियत में और बता दूं। आपको यदि याद है तो बम विस्फोट हुआ था मुंबई के अंदर। बम विस्फोट 93 के बम विस्फोट के अंदर भारत के इस मुंबई शहर के अंदर 268 लोगों को जान से मार दिया गया था, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था। और वो 268 लोगों को जिन्होंने मारा था, उनमें से एक याकूब मेनन को फांसी की सजा हुई। दाऊद के गुर्गे
268 मुंबईकरों को मारने वाले याकूब मेमन को फांसी की सजा माफ करो, इसके ऊपर और किसी ने नहीं, आपके असलम शेख ने साइन किए। भाई ये देखिए पत्र के अब उस असलम शेख को आपने वापस आमदार बना दिया। इससे ज्यादा आपके और मेरे लिए दुख की कोई बात नहीं होती। ये असलम शेख के सिग्नेचर हैं। असलम शेख यदि सुन रहा हो तो उसको चैलेंज है, या तो ये सिद्ध करे कि ये लेटर फर्जी है, नहीं तो यहां पर आकर सबके सामने माफी मांगे कि मैंने गलती की थी। और तुमने यदि माफी भी नहीं मांगी तो मुंबई की जनता, मलाड की जनता तुमको माफ नहीं करेगी। तुम पिछली बार कैसे जीते गोपाल जी? परसों अपने युवा मोर्चे के बॉम्बे के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह जी तवाना, उन्होंने 2 महीने की मेहनत करके एक रिकॉर्ड निकाला है। और वो रिकॉर्ड में क्या है? वो रिकॉर्ड में ये कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 5 महीने का फर्क था। वो 5 महीने में बाकी विधानसभाओं में, जैसे मैं मलबारी से हूँ, मेरे यहाँ पर 1732 लोग चुने गए, नए ऐड हुए। शायद योगेश जी के यहाँ पे कुछ ऐड हुए, मनीषा ताई के ऐड हुए। 1000 से लेके 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर 1000 से लेके 2000 तक सब जगह ऐड हुए। केवल मलाबार, ये मलाड विधानसभा ऐसी है जहां पर 4 महीने में 16,000 नए नाम जोड़े गए। और वो 16,000 नाम भी सारे ऑनलाइन जोड़े गए। और ऑनलाइन जोड़ने वाले नाम भी सारे 90% एक ही जाति के थे। और उनका वहां पर आधार कार्ड में 16 की उम्र 26 लिख के, 14 की उम्र 24 लिख के उनके नाम जोड़े गए। यदि उस समय 2 नाम है, 2 फोटो आमदार का भी 2 बार नाम है। यदि उस समय वो 16,000 नामों को हमको पहले पता पड़ गया होता तो आज आमदार के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर मुस्लिम परस्त, आतंकवादी समर्थक, देश विरोधी असलम खान नहीं बैठा होता, विनोद सलार बैठा होता। ये धोखे से चुनी हुई सीट है। ये बदमाशी से नाम जुड़ाकर जीती हुई आमदार की सीट है। अब आप फैसला करिए आपको क्या करना है। क्या इसके बाद भी वो मलाड की सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहेगा? मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, एक गीत होगा और तब तक अमित साटम जी यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर वंदे मातरम करेंगे। मैंने आपको जैसे वोटों की बात बताई, वैसे ब्रजेश सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। ब्रजेश सिंह जी ने 3 महीने मेहनत करके यहाँ के कलेक्टर के साथ में, म्युनिसिपैलिटी के लोगों के साथ में, पुलिस के साथ में मिलकर एक सर्वे करवाया। और एक सर्वे करवाने के बाद मनीषा ताई, आप कितने लोग यहाँ पर सर्वे में इलीगल होंगे एक विधानसभा के अंदर? एक विधानसभा के अंदर सर्वे करने के बाद में जो इलीगल लोगों की लिस्ट, जिसपे यहाँ के कलेक्टर ने, महानगर पालिका के अधिकारी ने और पुलिस के अधिकारी ने साइन करके हमको मीटिंग में दिया है, वो नंबर 2732, सॉरी गलती बोल गया, 2732 नहीं, 22,732 इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो भी ये 4 दिन पहले तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है ना, ये 22,732, एक में 3 लोग भी गिन ले हैं तो 70,000 लोग लाकर यहाँ पर वोटों के लिए बचाए गए वह इलीगल तरीके से। अभी ये 22, पहले 16,000 नाम नहीं होते तो विनोद सोलार जी आमदार बनते, और यदि 22,000 घर पहले टूट गए होते तो ये जो असलम खान है, इनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई होती। ये सारा इलीगल गलत कामों से बना हुआ उनका जो महल है, राजनीतिक महल, उसको चैलेंज करने का काम आपके हाथ में है। मैं अंत में एक बात और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, केवल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, केवल गलत मीटर लिस्ट यही करके रुके नहीं है। यहाँ पर सरकारी जमीनों का कब्जा 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 109 एकड़ सरकारी जमीन के ऊपर इनके गुर्गों ने कब्जा कर रखा है। कई माडा की जमीन पर शादी के जगह बनाई हुई है, हॉल बनाए हुए हैं, कहीं पर पार्किंग स्पेस बनाई हुई है, कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, कहीं पर फिल्मों की शूटिंग होती है। पर आपको मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है? देखेंगे और सो जाएंगे, आराम से घर जाएंगे। यदि ये हम करते रहे तो फिर कोई दाऊद इब्राहिम यहाँ पर झंडा लेगा, फिर यहाँ पर बम विस्फोट होगा, फिर यहाँ पर आतंकवादी आएंगे, फिर कोई यहाँ पर हमारे मंदिरों के अंदर हमला करेगा। और ये सब आपको जगाने के लिए
ये वंदे मातरम का गाने का पाठ आज यहाँ पर हम सब सामूहिक तौर पे करेंगे। वंदे मातरम एक मंत्र है, आजादी का मंत्र है, वो मंत्र हम सबको ताकत देता रहे। इसी विनती के साथ में जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम माता की वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी मुंबई के मंत्री विनोद शेला जी, हम सभी के नेता उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने इस मलार के लिए बहुत विशेष चिंता की है, केवल चिंता नहीं की, जब भी जरूरत पड़ी तब रात को आधी रात को दौड़कर आए हैं। ऐसे मलबार हिल के विधायक, महाराष्ट्र के मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिला के अध्यक्ष बाला तावड़े जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश शंकर जी, सभी पदाधिकारी, सभी नागरिक, सभी कलाकार भाई और बहनों, आजादी के 75वें साल भारत माता के सपूत में 1875-76 के 7 नवंबर को जिस राष्ट्रगान को लिखा था, आज आजादी के 75वें साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को आह्वान किया, केवल महाराष्ट्र में हम गिने तो सरकारी तौर पर माननीय मंगल जी जिस विभाग का नेतृत्व करते हैं, उस विभाग के 450 ITI में हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, गांव के लोग उनके साथ मिलकर के इस राष्ट्रगान का सामूहिक गान हुआ है। मैं माननीय मंगल जी का हृदय से साधुवाद करता हूं। इस राष्ट्र के गीत को महाराष्ट्र के गांव-गांव में एक गूंजने का मौका सरकार के माध्यम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आज मंत्रालय में इस वंदे मातरम का पूर्ण गान सभी सहकर्मियों के साथ किया। ये वो गान है जिसको लिखा था इस राष्ट्र के समर्पण भाव से, जिस चीज को 1893 में पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के महासभा के अधिवेशन में गाया था। 1905 के बंगाल के विभाजन के समय हजारों हजार लोगों ने अपने जान की कुर्बानी देते समय केवल एक मंत्र अपने मुंह पर रखा था, और वो मंत्र था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसलिए इस वंदे मातरम का जिसका उल्लेख मंगल जी ने किया, कांग्रेस महासभा के अधिवेशन में 1937 में पूर्ण वंदे मातरम के टुकड़े करने का अगर किसी ने पास किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। तब से लेकर के आज तक न वंदे मातरम को पसंद करते हैं, न वंदे मातरम के गाने वालों को पसंद करते हैं। ये कांग्रेस का काम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश की शक्ति को जगाने का काम किया। देश भर में हजारों नहीं लाखों जगह पर वंदे मातरम का गान हुआ है। आज सुबह से लेकर के ये चौथा कार्यक्रम है। बोरीवली में, दहिसर में, कांदिवली पूर्व में, मलार में, कुल मिलाकर वंदे मातरम के गानों के 200 कार्यक्रम हुए हैं। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका उल्लेख माननीय मंगल जी ने किया है, इस भूमि के ऊपर, इस मलार की पवित्र भूमि के ऊपर, जहाँ सोनिया मारुति रहते हैं, जहाँ पंचनाथ महादेव है, जहाँ किल्लेश्वर महादेव है, जहाँ हमारी गाँव देवी एलंगल की है, जहाँ हमारी गाँव देवी आशा की, मनोरी की, भाटी की, मारवे की है, इस पवित्र भूमि को आतंकवादियों के फांसी की माफी मांगने वाले ऐसे एक विधायक नेतृत्व करता है, उसके छाती पर बैठकर आज यहाँ पर वंदे मातरम का गान हुआ है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को आह्वान करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 2025 से 2026 तक ये शताब्दी वर्ष की शुरुआत है। 2026 की 7 नवंबर तक
इस मानवनी की गली गली में, इस मानवनी की बस्ती बस्ती में वंदे मातरम के कार्यक्रम होने चाहिए। जितनी व्यवस्था लगेगी खड़ी करेंगे, सारा मला एकत्रित कर आएगा। लेकिन वंदे मातरम इस देश का महामंत्र है। इस महामंत्र को आने वाले साल भर तक गूंजते रखने का काम हम सब मिलकर कर करें। यही अग्रता के साथ अस्तु। जय श्री राम। 90 साल पहले स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। इस देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए इस राष्ट्रगीत का बहुत बड़ा योगदान है। उस वंदे मातरम की आज 150वीं वर्षगांठ है। आज मलाड में मालवनी में खड़े हैं। यहाँ का एमएलए जो याकूब मेमन को फांसी दी जो जा रही थी, तो उसकी फांसी कैंसिल हो जाए, इसीलिए कोर्ट में अपने प्रेसिडेंट को गुहार लगाता है और अपनी साइन देता है। आतंकवादी को छोड़ने के लिए गुहार लगाता है। उस एमएलए के अंदर में कम से कम वंदे मातरम तो देश प्रेम जगा ही देगा। इसके मन में कम से कम ये एहसास होगा, ये वंदे मातरम के लिए हजारों ने शहादत दी, कि मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा और आगे चल के ये गलती नहीं करूंगा। उनको प्रेरित करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन वंदे मातरम बोलने के लिए वो यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि उनके बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम सब ने देखा। लोढ़ा साहब ने कहा कि अगर धोखा चोट नहीं होता तो आज आप विधान परिषद से क्या कहना है? देखिए, आपको मैं बोलता हूँ, दोबारा मतदाताओं की बात ये कर रहे हैं, दोबारा मतदाता की। राजीव गांधी मत चोरी की बात करते हैं, लेकिन मत चोरी जो होती है वो हम नहीं करते, हम लोगों का दिल चोरी करते हैं, लोगों के दिलों में घुसते हैं, विकास की बात करते हैं। तो थोड़ा आपको पीछे जाके बताऊंगा, राम नाईक जी 2009 में जो पेट्रोलियम मंत्री थे, तो उन्होंने उस वक्त के कमिश्नर चक्रवर्ती जी को एक निवेदन किया और इसी उत्तर मुंबई में मलाड, कांदिवली, बोरिवली में 18 लाख वोटर थे और उन्होंने 3,57,000 की लिस्ट ये इलेक्शन कमीशन को दी थी। ये दोपहर मतदाता है, इसका पेपर मेरे पास है, यानी 20% दोपहर मतदाता थे। राम नाईक जी हरे कितने वोट थे? 5,000 प्लस वोट थे। और दोपहर मतदाता कितने थे? 3,57,000। तब सत्ता पे कौन था? कांग्रेस की। कांग्रेस ने उस टाइम दोपहर मतदाता की बात क्यों नहीं की? ये मेरा उनको प्रश्न है। 2009 में मुंबई में 6 के 6 MP कांग्रेस और एनसीपी के चुन के आए थे, तब दोपहर मतदाता की बात कांग्रेस ने क्यों नहीं की थी? ये मेरा सवाल है। और अभी आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। मैं यहाँ पे हारा कितने वोट से? 6,000 प्लस। और दोपहर मतदाता मलाड में कितने हैं? तो 17,000। अभी असलम शेखी, आप बार बार आपकी पार्टी कह रही है दोपहर मतदाताओं के कारण वो हारी है। तो मेरा प्रश्न आपको है, आपकी जीत हम जीत कैसे माने? जब 17,000 दोपहर मतदाता होते हैं तो आपने भी कपला करके जीत हासिल की है। आपको और एक बात बता देता हूँ, चुनाव के पहले मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गया था। लिखित तकरार हमने की थी कि यहाँ पर अनैसर्गिक वृद्धि वोटों में हुई है। 16,000 वोट 4 महीने में इस मलाड में बढ़े, जो मुंबई में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मैंने कुछ नाम इलेक्शन कमीशन को दिए थे जो इस एमएलए के हैं,
जो इस इलेक्शन ऑफिस में बैठे हैं और उन्होंने ये वोटर्स बढ़ाए लिखित स्वरूप में दिया था, जिसके कारण उससे हम सेल्फी खींच के आए। और एक बात बोलता हूँ, इस बाड़ा में नर्सिंग लैंड में और भी कई बस्तियों में जहाँ हिंदू ही रहते हैं, इतने सारे सोसाइटी में मुस्लिम वोट ऐड किए गए थे। ये सब सोसाइटियों के नाम हमने इलेक्शन कमीशन को दी थे। तो गलत तरीके से एक विशिष्ट समाज के वोटर, मुस्लिम समाज के वोटर बढ़ाना और अंत में जब 16 राउंड के बाद 21 राउंड तक वन साइड वोटिंग होना, ये दर्शाता है कि एक विशिष्ट समाज के वोट बढ़ाकर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट बढ़ाकर असलम शेख ये चुनाव जीते हैं। और वही बात हमारे माननीय मंत्री जी आप सबके सामने अरोड़ा जी ने कही कि अगर सही तरीके से यहाँ पर वोटिंग की एनरोलमेंट होती तो शायद मैं चुन के आता। थैंक यू सर।